और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी उत्तर प्रदेश भाजपा के सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं कुछ अंतर मन की बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, इस कार्यसमिति की बैठक में भाग लेकर सचमुच मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। और जिस समय आपके प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे, बहुत ही गौर से उनके भाषण को मैं सुन रहा था। और साथ ही जब स्वतंत्र देव सिंह जी बोल रहे थे तो ऊपर से लेकर नीचे तक स्वतंत्र देव सिंह जी को मैं देख रहा था। बहनों भाइयों, केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है गरीब परिवार में पैदा हुआ, गरीब मां की कोख से पैदा हुआ कोई व्यक्ति गांव से निकलकर सनई सनई आगे बढ़ते हुए आज उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। सहजता और सरलता पराकाष्ठा की है और मेरी निश्चित मान्यता है कि सहज और सरल वही होगा जो मन का बड़ा होगा। और मैं अपने अध्यक्ष जी के प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कार्यसमिति में मुझे और मोदी जी को उन्होंने विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया है। और इस कार्यसमिति की बैठक में मुझे आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से लंबे समय तक मैं जुड़ा रहा हूं और जब कभी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ मिलना होता है अथवा किसी भी फोरम पर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त होता है तो मैं स्वयं को अपने मैं कह सकता हूं पद व कद की सीमाओं में नहीं बांध पाता हूं। कभी कभी लोग कहते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। बहनों भाइयों, किसके साथ डिस्टेंस बनाकर रखें? डिस्टेंस बनाकर मुझे सुखद अनुभूति नहीं हो सकती है, बल्कि आपको गले लगाकर मुझे सुखद अनुभूति हो सकती है। मुझे याद है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह के रूप में मिर्जापुर से सार्वजनिक जीवन की यात्रा प्रारंभ की थी। वैसे तो विद्यार्थी परिषद में बीएससी और एमएससी में पढ़ते हुए अपनी जिम्मेदारी का विभाग संगठन मंत्री के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन किया था और 23 वर्ष की अवस्था में ही भारतीय जनसंघ के जिला मंत्री के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा की मैंने शुरुआत की थी। उसके बाद जेल जाने के बाद सत्तारा यह सिलसिला जो चल पड़ा आगे बढ़ता ही गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि साथियों, यह मानकर चलना अपने राजनीतिक जीवन में कि व्यक्ति का कद पद के कारण बड़ा नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का कद यदि बड़ा होता है तो उसकी कृतियों के कारण बड़ा होता है, पोस्ट के कारण नहीं, डीड्स के कारण बड़ा होता है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं को इस बात की बेचैनी होती है। इतने लंबे समय से मैं इस राजनीतिक पार्टी में काम कर रहा हूं, जो ओहदा, जो स्थान हमको हासिल होना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया। साहब, मेरे साथ इनजस्टिस हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर
आप ये कह सकते हैं कि आपके साथ इनजस्टिस हो रही है? विश्वास रखना मित्रों, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, देर हो सकती है लेकिन अंधेर किसी भी सूरत में नहीं होगी। मैं अपने आप यदि कहूंगा तो कुछ लोगों को लगेगा कि इसका प्रमाण क्या है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच यदि उपस्थित हूं तो स्वाभाविक रूप से कहने की इच्छा भी हो रही है। हमारे नेता जानते होंगे इस बात को। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मैंने कभी मांगा नहीं है, और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रम करते जाओ। जो श्रम करेगा उसको प्रतिष्ठा हासिल होगी। पद भले ही ना हासिल हो, प्रतिष्ठा हासिल होकर रहेगी। एक सामान्य सा कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से परिश्रम करने वाला है, आप देखते होंगे कि भले ही उसका कद कोई बड़ा ना हो, चाहे मैं हूं, चाहे मोदी जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे कोई भी हो, जब देखते हैं कि ऐसा कार्यकर्ता है, स्वाभाविक रूप से नाम लेकर बुलाते हैं उसको, कभी उसके कंधे पर हाथ फेरते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं। लोगों के सामने जो सम्मान उसको हासिल होता है, मैं समझता हूं कि पद पर बैठे हुए अपने कार्यकर्ता को वह सम्मान हासिल नहीं हो सकता जो कि उस कार्यकर्ता को हासिल हो। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता बनने का राजनीतिक जीवन में हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है। आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है, स्वाभाविक रूप से आप इसकी प्रशंसा करेंगे। मित्रों, स्वाभाविक रूप से नहीं है, हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अन्य राजनीतिक पार्टियों से सर्वथा भिन्न राजनीतिक पार्टी है, अन्य राजनीतिक पार्टियों जैसी नहीं है। अब 1, 2, 4 का कहीं कुछ गड़बड़ यदि दिखाई दे जाए, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी के संबंध में मूल्यांकन किया जाए, यह मैं समझता हूं कि भाजपा के साथ इंसाफ नहीं होगा, भाजपा के साथ यह जस्टिस नहीं होगी। कल्पना करिए कि आज हम लोग देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। मुझे तो लगता है कि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई बन गई है आज, तो भारतीय जनता पार्टी बन गई है। मुझे याद है जब जनसंघ में जिला मंत्री के रूप में हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की थी, और उस समय हमारे नेता प्रदेश के आते थे, अथवा अपने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वगैरह का भाषण हम लोग सुनने जाते थे, और कभी उनके साथ बैठकर चाय पीना होता था, तो कभी यह कोई नहीं कहता था कि हम कभी सत्ता में कभी जल्दी आ जाएंगे। लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा करवट बदला कि हम जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में बराबर नारे लगाते रहे, चप्पा चप्पा भाजपा, सचमुच आज वह चरितार्थ हो गया, चप्पा चप्पा भाजपा हो गई और देश की हम सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गए। मुझे याद है 1974 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंध हम लोग नारा लगाते थे, लगता था शायद अटल जी को प्रोजेक्ट किया जाए तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन जाएगी। तो हम लोग कहते थे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हो। अटल जी ने एक बार कहा उस समय, क्या यह नारा लगाए बिना यहां पर सरकार नहीं बन सकती है? कई कार्यकर्ता बैठे हुए थे उनके बीच, तो सभी कार्यकर्ताओं ने कहा आपका इतना कद इतना बड़ा है कि आपके नाम पर हम सरकार बना सकते हैं। सरकार नहीं बनी। और 1967 में पहली बार संवित सरकार बनी थी। तब थोड़ी थोड़ी हम लोगों के अंदर ये आशा जगने लगी थी कि शायद अन्य राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर कोई संवित सरकार बनेगी और हम लोग धीरे धीरे चल के कभी सत्ता में आ सकते हैं। 77 में जनता पार्टी बनी, उसके बाद 80 में भारतीय जनता पार्टी। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का जो चुनाव लड़ा था उसमें 8 सीटों पर, 8 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी भारतीय जनता पार्टी, 8 सीटों पर। और फिर जो सिलसिला प्रारंभ हुआ,
उसके बाद से, और जब राम जन्मभूमि को लेकर जब आंदोलन प्रारंभ हुआ और जिस प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खड़ा हुआ, लोगों का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ता चला गया। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार देखकर लोगों को यह लगने लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आ सकती है। पहली बार 1991 में आदरणीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनी। मैं यही सोच रहा था, कल्याण सिंह जी के बाद दूसरी बहुमत की सरकार भाजपा की बन पाई कि नहीं। स्वाभाविक रूप से मेरा ध्यान योगी जी के ऊपर गया। अब जाकर 2016 में पहली बार, दूसरी बार श्रीमान कल्याण सिंह जी के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के आधार पर यह सरकार बनी है। मित्रों, आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी नहीं है जो सत्ता हासिल करने वाले कार्यकर्ताओं का एक झुंड मात्र हो। आपको लगता होगा कभी कभी जब हमारी उपलब्धियों का प्रचार करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी, इन दोनों सरकारों का, तो आपको लगता है कि हम तो सत्ता हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद आपने क्या किया है उसकी समीक्षा करिए, तब आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने वाले कार्यकर्ताओं का एक झुंड ही नहीं है, बल्कि एक जीवंत राजनीतिक संगठन है। और इसकी कुछ विशिष्टता भी है, वैशिष्ट भी भारतीय जनता पार्टी का। स्वाभाविक रूप से आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसका कोई दर्शन हो, राजनीतिक दर्शन हो, अथवा किसी दार्शनिक अवधारणा के आधार पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहा हो। एक भी पार्टी नहीं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी कह सकता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी के कई खंड हो गए, लेकिन आज सीना ठोककर आप भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं, सचमुच दार्शनिक अवधारणा लेकर अपने कदम को भारत की राजनीति में आगे बढ़ाने वाली कोई राजनीतिक पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी है। सारी राजनीतिक पार्टियों का विभाजन हुआ है, लेकिन लंबी यात्रा के बावजूद हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इतना समय गुजर जाने के बाद भी हमारी पार्टी का विभाजन नहीं हुआ है। राजनीतिक दर्शन की यहां पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता कि हमारा दर्शन क्या है, और वह दर्शन राजनीतिक ही नहीं है। वह दर्शन है जो मनुष्य को जीवन में एक दिशा देता है, वह दृष्टि देता है। उसे मैं राजनीतिक दर्शन करके उस एकात्म मानव दर्शन को छोटा नहीं करना चाहता। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि यदि हम राजनीतिक पार्टी में यदि काम कर रहे हैं तो किसी न किसी दर्शन को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, ताकि हमारी राजनीतिक पार्टी को, हमारे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस दर्शन के माध्यम से काम करने के लिए दिशा और दृष्टि मिल सके। तो दर्शन स्वीकार किया, एकात्म मानव दर्शन। उन्होंने कहा कि हर के केंद्र बिंदु में मनुष्य है। समाज जीवन में यदि आप काम कर रहे हो तो केंद्र जीवन में काम कर रहे हो, मनुष्य है, परिवार है, समाज है, संसार है, सृष्टि है, सबके ऊपर परमेष्टि है, परम सत्ता जिसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा राजनीतिक पार्टी में यदि काम कर रहे हो तो तुम्हें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मनुष्य जो यह केंद्र बिंदु में है, इसको सुख की प्राप्ति कैसे होगी, इसको आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, इसको परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, आप इस मुद्दे पर चाहें प्रश्न पूछना तो कभी भी प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। कैसे होगा? दीनदयाल जी ने कहा कि मनुष्य 4 चीजों को मिलाकर बना हुआ तन, यानी शरीर है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। 4 चीजों को मिलाकर ये मनुष्य बना हुआ। 4 चीजों को मिलाकर यदि मनुष्य बना हुआ है तो स्वाभाविक रूप से इन 4 चीजों की कुछ अपनी आवश्यकताएं होंगी, 4 चीजों की अपनी कुछ भूख होगी। इसे हमें पूरा करना होगा, तभी जाकर मनुष्य सुखी हो पाएगा।
शायद मुझे याद है कि मेरठ की बैठक में मैंने इसकी चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा कि हमको ऐसी व्यवस्था बनानी होगी ताकि हर व्यक्ति के तन को सुख मिल जाए, तन को, इंद्रियों को सुख प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। उनका कहना था मन को भी सुख मिल जाए, बुद्धि को भी सुख मिल जाए, आत्मा को भी सुख मिल जाए, तो तन का सुख प्राप्त होगा धन धान से। तो तन के सुख के लिए धन धान चाहिए। मन की सबसे बड़ी भूख होती है मान सम्मान स्वाभिमान की, तो मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। और बुद्ध की सबसे बड़ी भूख होती है ज्ञान की, बुद्ध के सुख के लिए ज्ञान चाहिए। चौथी चीज जो आत्मा होती है, उस आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए, यानी जो परम सत्ता है। अब ये बहुत लंबा विषय है, इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा इस दर्शन के। आप ये कहेंगे कि ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं दिखाई देता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। आपको सारी सुख सुविधाएं दे दी जाए, राजमहल में रख दिया जाए, खाने पीने की मुकम्मल अच्छी व्यवस्था कर दी जाए, सब कुछ कर दिया जाए, दो आकर कोई अपशब्दों का प्रयोग कर दे, सारा सुख आपका समाप्त हो जाए। लेकिन आपको झोपड़ी में रखा जाए और आपको बेहद मान सम्मान दिया जाए, आपके स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट न पहुंचने दी जाए, तो स्वाभाविक रूप से जो सुख झोपड़ी में रहकर आपको प्राप्त होगा, वह सुख महल में रहकर किसी भी सूरत में प्राप्त नहीं हो सकता। मान सम्मान स्वाभिमान की मनुष्य की भूख होती है, यह भी मिलना चाहिए। यह हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का कहना था। बुद्धि, हम पूरा भाषण दे रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, समझ न होने के कारण व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन हमारे यहां कहा भी गया है कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, टब में बैठा, पानी निकला, जिस चीज की वह तलाश कर रहा था उसको मिल गया, यूरेका 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 करके बाहर जो है दौड़ने लगा कि हम जो खोज रहे थे वो मिल गया। यानी जिस ज्ञान की तलाश थी वह मिल गया। बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए, आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। भगवान यानी परम सत्ता। आत्मिक सुख, आत्मिक लगाव जितना ही लोगों के साथ आपका बढ़ता चला जाएगा, सुख की मात्रा, मैग्नीट्यूड ऑफ सुख उसी रेशियो में अपने आप बढ़ता चला जाएगा। कोई कह सकता है कि आत्मा कहां है, अब इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हमारी यहां बहनें बैठी हैं, किसी का भी छोटा बच्चा होगा और घर में वह बहन जाती होगी 2 दिन 3 दिन के बाद, पार्टी का काम करने के बाद, और वह बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ मां 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 कहकर मां की तरफ दौड़ता है, और उस समय वह बहन उस बच्चे को जमीन से उठाकर जिस समय अपने सीने से लगा लेती है, तो उस समय मां को जिस सुख की अनुभूति होती है वह तन का सुख नहीं होता, मन का सुख नहीं होता, बुद्धि का सुख नहीं होता, वह आत्मा का सुख है। इसे ही आत्मिक सुख कहते हैं। अब इसकी चर्चा मैंने जानबूझकर, और भी इसके विस्तार में जाया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर इसकी मैंने चर्चा इसलिए की कि हमारी सरकारें, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, दूसरे प्रदेशों की सरकारें हों, अथवा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार हो, इसी दर्शन के आधार पर काम कर रही है। इसी दर्शन के आधार पर काम कर रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, क्या कभी किसी ने सोचा था कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमारा प्रधानमंत्री लोगों के साथ आत्मीय रूप से जुड़ जाए? दुनिया में क्या हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं देखा। केवल 100 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी, फैसला कर लिया देश में लॉकडाउन होगा। लोगों ने, अर्थशास्त्रियों ने यह समझाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी, परवाह नहीं की। लखनऊ की ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। आपको बता दें, कार्य समिति के महत्वपूर्ण